अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूरिलन अली एंड यू आर वाचिंग मीट द बॉस, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम करवाते हैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान की रियल सक्सेस स्टोरीज और रियल बॉसेस के साथ, सो दैट यू कीप गेटिंग योर वीकली डोज ऑफ मोटिवेशन। The success story of Asif Butt, a UK certified fitness instructor who trains and coaches at Sukhchand Wellness Club, is one that provides great inspiration. So it's no wonder that he has channeled that inspiration into his fitness training business and is now motivating celebrities and athletes to never quit and get in the best shape of their lives. He has the privilege of winning National Wushu Championship consecutively for 14 years from 1993 to 2006. Another feather was added in his cap when he became world champion in 2002. Asif Butt deserves the honor of bagging a place in the list of top 10 fitness experts of the world by an American publication. He is the only brand ambassador in Pakistan of a Portuguese company, Gold Nutrition and Caro Sports UAE. Asif has trained the likes of Sana Fakhr, Zara Malik and many more. And he's ready to help you to kickstart your fitness journey so that you can finally fit into those fashion pieces that you have been saving up for. Welcome back to another episode of Meet the Boss, and we are beyond delighted to be joined by Mr. Asif Butt, जो कि UK based celebrity fitness instructor हैं, और उसके अलावा इन्होंने पहले पाकिस्तानी और पहले मुसलमान इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने अमेरिकन पब्लिकेशन टॉप 10 की वर्ल्ड्स टॉप 10 फिटनेस एक्सपर्ट्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई, विच इज़ अ बिग थिंग। और उसके अलावा ये 14 साल तक वुशू चैम्पियन भी रह चुके हैं और मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं जिन्होंने प्राइवेट और सरकारी सतह पर भी बहुत से जो एथलीट्स हैं उनको ट्रेन किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बिगिन विद, आई वुड लव टू नो दैट did I do the justice to introduction? 100%. Because that was huge. But लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आपने कैसे ज्वाइन किया और कहाँ पे आपने काम किया? मेरा जो बेसिक जो स्पोर्ट्स है वो तो वुशु मार्शल आर्ट्स है, ठीक है। और मैंने इसकी जो ट्रेनिंग थी वो 6 साल की उम्र में शुरू की थी। मेरे जो वालिद थे, मेरे एक बड़े भाई थे, उनकी डेथ हो गई। मेरे वालिद के कुछ ड्रीम्स जो थे वो मेरे भाई के साथ एसोसिएटेड थे कि मेरा बेटा ये बड़ा होगा तो ये चीज़ें करेगा। खैर वो फौत हो गए, फिर मेरे वालिद ने मुझसे वो जो है एक उम्मीद बना ली। इस तरह से फिर मैं बचपन से, मतलब 6 साल की उम्र में मैंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। और फिर मैं कोई 5 साल बाद ब्लैक बेल्ट हुआ, और उसके बाद 86 में शुरू किया, 86 में। और फिर उसके बाद 1993 में पहली बार पाकिस्तान का चैम्पियन बना। फिर 94, 95, 96, फिर 2006 तक जो है वो पाकिस्तान के लिए मैं जीता रहा नंबर 1 पोजीशन। तो ये एथलेटिक्स से, स्पोर्ट्स से फिर आपका जो एक ट्रांजिशन आया है फिटनेस की तरफ और आपने खुद छोड़ दिया और आप दूसरों को ट्रेन करने में लगे, इसके पीछे क्या वजूहत थी? एक्चुअली जब मैं खुद खेलता था तो बाहर के मुल्क में जाता था, बाहर के मुल्कों में, तो वहाँ पे जाके मैं खुद अपने शौक़ के लिए, अपनी कॉम्बैटिव स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, कॉम्बैटिव स्ट्रेंथ को इन्हांस करने के लिए मैं इंटरनेशनल कोर्सेज़ जो है वो किया करता था अपने लिए। लेकिन फिर बाद में ये मेरा करियर बन गया, ये उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था जी। तो आपने खुद से ये करना क्यों छोड़ा यहाँ पे? मतलब कोई आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान में कोई इमर्जिंग इस तरह के एथलीट्स हैं, उनके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलती है, उनको इंकरेजमेंट नहीं मिलती है, ऐसी क्या वजह? आपने क्या चैलेंज फेस किया? देखिए, मैंने तो पाकिस्तान के अंदर जब खेलना छोड़ा था, मैं अपनी ताकत और शोहरत के अरूज पे था। एग्जैक्टली, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बिल्कुल ताकत शोहरत के बिल्कुल बामे फलक पे थी। शोहरत जो थी ना, बहुत अरूज पे था मेरा नाम। छोड़ना इसलिए पड़ गया कि पाकिस्तान के अंदर आप बड़े प्लेयर बन के तब ही सर्वाइव कर सकते हैं जब आप कंप्रोमाइज हो जाएं। जब आप अपनी एथलेटिक्स को छोड़ के आप अपने यानी कि प्रोफेशन को या अपने स्पोर्ट्स को बॉस बनाने के बजाय आप उन लोगों को बॉस मानना शुरू कर दें कि जो आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि मेरा करियर ख़त्म हुआ स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स की वजह से। अच्छा, अभी भी इस टाइम पे भी मतलब कि सोशल मीडिया का इतना अरूज है, हर चीज़ जो है पब्लिक एक्सेस में, आपको लगता है कि स्पोर्ट्स और ये एथलेटिक्स जो है ये अभी भी पॉलिटिसाइज हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ ना जी, मेरे साथ तो ऐसा हुआ जी। मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस हुआ। उसमें बहुत सी आपके मुल्क की जो है वो कुव्वतें शामिल थीं, बहुत से सरकारी डिपार्टमेंट्स शामिल थे कि जिनकी ये ख्वाहिश थी कि इसको मीडिया से हटाया जाए, ये इज़ वेरी पॉपुलर। यानी कि मैं वाहिद मार्शल आर्ट्स की तारीख का पाकिस्तानी हूँ जिसको जितने इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं सारे मुझे पब्लिश करते थे। मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट जो है वो डिफरेंट बड़े बड़े इंटरनेशनल जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उनमें आया करती थी।
तो आई वाज वेरी पॉपुलर। अच्छा, हमने देखा आपकी ट्रेनिंग्स में सरकारी अफसर भी हैं, मॉडल्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, तो आप ये छोटे मोटे हम जैसे लोगों को ट्रेन नहीं करते, मतलब आपको जब क्लाइंट्स चूज़ करते हैं आप, तो आप कुछ रखते हैं, जैसे हमें फिटनेस इंस्ट्रक्टर को चूज़ करने के लिए हम बहुत रिसर्च करते हैं कि इसका ये कैलिबर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्या फिटनेस इंस्ट्रक्टर क्लाइंट्स चूज़ करने में भी कोई इस तरह की रखता है वेरिएशंस? जी मैं तो रखता हूँ। मैं किसी को ट्रेनिंग इसलिए नहीं करा सकता कि वो मुझे इसके पैसे दे के मुझे हायर कर लेगा। शायद मेरे केस में ये है कि मैं अपने सामने जो मेरा ट्रेनी होता है, मैं जब उससे बात कर रहा होता हूँ तो मैं देख रहा होता हूँ कि क्या इससे मुझे माली फ़ायदा मिलेगा या क्या ये मेरे नाम को, मेरे काम को और मेरा जो आर्ट वर्क है एथलेटिक्स का या पर्सनल ट्रेनिंग का, ये उसको लेके अच्छा रिजल्ट लेके मेरा एम्बेसडर बनेगा। अगर वो मुझे लगे कि ये मेरा पैसे मुझे आएंगे और पैसे तो मैं कमा लूँगा इससे, ठीक है, और लेकिन ये मेरा नाम को नीचे करेगा और मेरे नाम को लेके आगे नहीं जाएगा, मैं ऐसे कभी भी, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता। आज तक की आपकी सबसे फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी रही है? सेलिब्रिटीज में पूछ रही हैं या सेलिब्रिटीज में? सना फखर, क्योंकि सना फखर जो है वो पहली साउथ एशियन फीमेल सुपरस्टार है, जिसको अगर आप ये कहें कि वो बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशहूर जो एक्ट्रेस हैं, अगर मैं कहूँ कि उसकी फिटनेस उनको मुंह चढ़ाती है तो ये बात गलत नहीं होगी। शी हैज़ 6 पैक एब्स और हमारे पास वो कई साल से, मतलब इट्स मोर देन 10 ईयर्स सुखचैन के साथ उनका आना जाना, हमारे साथ उनकी ट्रेनिंग है, ये एक बड़ा पुराना रिश्ता है उनके साथ। अच्छा, मैंने देखा आपके क्लाइंटल में ज़्यादातर ख़वातीन हैं, आपकी ट्रेनिंग्स भी ज़्यादातर वुमेन ओरिएंटेड होती हैं, इसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक वजह है या ये बिल्कुल ये जो क्वेश्चन आपने किया है ना, ये शायद काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया कभी। मैं आपको क्रेडिट दूंगा इसका कि आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मेरी जो पर्सनल ट्रेनिंग है, मेरा जो सोशल मीडिया पे जो हम काम दिखाते हैं, या अभी तो मेरा एक पेज था वो जो पाकिस्तान का नंबर 1 मेरा फेसबुक का पेज था, वो हैक हुआ है और उसमें ये सारे आपके बड़े लीडिंग जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं सारे मुझे फॉलो करते थे। उसकी था भी वो लाखों में, 4-5 लाख से ऊपर था वो उस वक्त, और अगर आज वो पेज में देख रहा होता तो शायद वो 1 मिलियन से ऊपर होता। तो उसमें भी, और अभी हमारा जो सोशल मीडिया उसमें भी हम लोग जो हैं वो ख़वातीन को इसलिए ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनकी एक्सरसाइजेस को निस्बतन मेल हजरात के, कि ख़वातीन जो हैं इनका एक बहुत बुनियादी रोल है। देखें, मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना, मेरी माँ जो थी वो जाए नमाज पे सोया करती थी। जितने दिन मेरे मुकाबले रहते थे, मेरी वालदा जाए नमाज पे सोती थी, उधर ही बैठ के साइड पे खाना खाती थी, फिर जाए नमाज पे आ जाया करती थी। और जिन दिनों मैं वैसे तो मैं एक अमीर बाप का एक गरीब बेटा था, क्योंकि मेरा जब ब्रॉटअप हुआ तो हमारे हालात को इतने अच्छे नहीं थे, मैंने खासी गुर्बत देखी, मैंने काफ़ी हालात जो थे वो टाइट थे, क्योंकि वालिद साहब जो थे वो बिजनेसमैन थे, वो क्राइसिस आपको पता आते रहते हैं, कोई काम नहीं भी चलते, आप लोगों के रह जाते हैं काम। तो मेरी जो बहन थी, मुझसे बड़ी बहन, वो अपनी हिस्से की पॉकेट मनी जमा किया करती थी फॉर माई फिज़िकल फ्यूल, मेरी डाइट के लिए। तो घर से जो मुझे सबक मिला वो ये मिला कि मेरी वालदा की दिन रात की दुआओं से मैंने मुकाम हासिल किया। और मेरी बहन जो मेरी बहन, अल्लाह उसको जो है वो ज़िंदगी सेहत है, वो अपनी पॉकेट मनी जो थी वो जोड़ा करती थी, जमा किया करती थी, और वो मुझे छुप के मुझे वो जो ना वो फंड्स मुझे दिया करती थी कि ये खा लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं पे बैक इसलिए करना चाहता हूँ कि देखिए, ख़वातीन के बगैर हमारा मुआशरा कुछ भी नहीं है। हमारा कल्चर ऐसा है कि थोड़ा सा क्या कहूँ कि थोड़ा सा सेठ कल्चर है, जिसमें लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपने आप को ग्रो करने, उनको एक्सेस नहीं मिलती ज़्यादा आगे निकलने के लिए, ठीक है। तो ख़वातीन को सपोर्ट, मैं मतलब कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इनके शोज़ में भी जाता रहता हूँ, इनके कई फंक्शंस में मैं जाता हूँ, औरतों के हकूक़ के लिए बात भी करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने घर से देखी है। औरत के बगैर इंसान कुछ नहीं है, वो बहन के रूप में हो, वो बीवी के रूप में हो, ठीक है, वो माँ के रूप में हो, हम बंदे मर्द कुछ भी नहीं है औरतों के बगैर। तो औरतों का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। मेरी वालदा बीमार थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी की माँ बीमार ना हो, ठीक है। मैंने अपने घर में ये चीज़ें देखी, मैं चाहता हूँ कि हर खातून जो है इस मुल्क की, वो बहन की सूरत में है, वो बीवी की सूरत में है, वो वालदा की सूरत में है, वो तंदुरुस्त रहें। इसलिए मैं को अपने जो है ना सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ख़वातीन को प्रमोट करता रहता हूँ कि आपको फ़िट होने के लिए एक जिम नहीं चाहिए। हर लड़की यहाँ पे आके हमारी इतनी महंगी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। हम तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फीसें लेने वाले इंस्ट्रक्टर हैं। अब जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो क्या करेंगे, वो क्या करें? वो यही कर सकते हैं कि उनको सिर्फ 6x6 की एक जगह चाहिए, 6x6। हाँ, अगर आपके पास 6x6 की प्लेस है तो आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, उसके लिए फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है।
क्या कोई आप ऐसी कोई होम एक्सरसाइज बताएं जो हम कि बगैर इक्विपमेंट के या किसी से भी कर सकते हैं? देखिए, हम अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। इसका मेरा ख्याल ये है कि एक्सरसाइज के लिए तो फिर फिजिकल डेमोस्ट्रेशन ज़रूरी हो जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि वो हम किसी और सेगमेंट में इसको फिजिकल एक्सरसाइजेस के तौर पे भी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी एक सेशन और आपके साथ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये डालते रहते हैं, लोग हमें आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। हम खवातीन की बात करें तो कोई ऐसी फिटनेस मिथ है जो आप बस्ट करना चाहेंगे जो खवातीन से एसोसिएटेड होती है? फॉर इंस्टेंस के वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकती खवातीन, बहुत बिल्डअप हो जाएंगी, मस्कुलिनिटी। आई गेट योर क्वेश्चन। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ जो हैं वो लड़कियों वाली ट्रेनिंग करें, मर्दों वाली ट्रेनिंग ना करें। एंड नेवर कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स। ठीक हो गया। तो वेट्स वगैरह लिफ्ट कर सकते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग यस, कर सकती हैं। जो लड़कियां वेट नहीं उठाती वो कभी फिट नहीं हो सकती। अच्छा। मेरा डेली का ये एक्सपीरियंस है, मतलब कि हमारे जैसे जो है मोटिवेटेड ट्रेनर को डीमोटिवेट करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपके सामने गलत एक्सरसाइजेज हो रही हों और आप देख रहे हो। खवातीन को पता ही नहीं है, खवातीन को खुद से भी नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। क्या ये हक नहीं है हर मेल और फीमेल का कि उसको पता हो कि क्या ठीक है और क्या गलत है? ऐसे तो नहीं है कि आपको अगर आपने इस तरफ जाना है तो आपको हम उस तरफ भेज देंगे, आप उस तरफ चल पड़ेंगे, ठीक है ना? तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी कॉमन मिस्टेक जो आप विटनेस करते हो मर्दों को और खवातीन को करते हुए और आपको लगता हो कि ये नहीं होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए? लोग जो हैं वो अपने वर्कआउट को कैलकुलेशन के साथ नहीं करते। अच्छा। कैलकुलेटेड वर्कआउट नहीं करते। कैलोरीज तो कैलकुलेट होती थी, वर्कआउट भी होता है? जी जी बिल्कुल। आपने उस जोन में रहना होता है जहां पे आपके वो हार्मोन एक्टिव हो जाएं जो आपके मसल और लीन बॉडी मास को हिट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमारा फैट टॉर्च हो रहा है, फैट टॉर्च नहीं हो रहा था, वो मसल टॉर्च हो रहे होते हैं उस वक्त। ये बिल्कुल एक नई बात है। दूसरे लफ्जों में मैं बताऊं कि अवॉइड ओवर ट्रेनिंग। हमें लग रहा होता है कि मोर इज मोर, कि चलो 1 घंटा कर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 घंटे कर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्टिमम टाइम क्या होना चाहिए आइडियल वर्कआउट का? 75 मिनट्स। जो 75 मिनट से ऊपर जाएगा वो अपने रिजल्ट अचीव नहीं कर सकेगा। ओवर ट्रेनिंग का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। ओवर ट्रेनिंग से आप नीचे जाते हैं। ओवर ट्रेनिंग करके आप वेट भी लूज नहीं कर सकते बाय द वे। अच्छा, वो बिल्डअप होता रहेगा? नहीं, वो क्राइटेरिया नहीं है ना। जैसे कोई भी काम है, किसी काम को भी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए खाली ये नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके पास उतना फंड्स भी होने चाहिए, इतना आपका बजट भी होना चाहिए कि आपने सर्वाइव भी करना है अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है। इसलिए कोई भी प्रोफेशन ले लें आप, किसी एक चीज़ से आप आगे नहीं जा सकते। इवन आपको और मेरा शूट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूरी टीम, हमारे चारों तरफ पूरी टीम ना बैठी हो, हमारे पास लाइट्स ना आ रही हो, आप मेरे सामने ना बैठी हो, तो फिर वो इसी तरह है कि आप कोई भी ना हो और मैं अकेला अपना फोन रख के बात कर रहा हूँ, ऐसा तो पूरी एक हार्मनी है। वेट लूज करना, फिटनेस को अचीव, कोई भी टारगेट अचीव करना, इट्स कंप्लीट हार्मनी। अच्छा, देयर इज मोस्ट गूगल क्वेश्चन अबाउट फिटनेस के फैट टू फिट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें कितना टाइम, मतलब एक बंदा अगर बहुत ही रिलीजियसली आपकी रिचुअल फॉलो कर रहा हो तो कैसे कितना टाइम देगा? पहले तो मैं आपकी ये बात मैंने बड़ी अच्छी की है, फैट टू फिट वाली। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर हुआ है जो कि ना हर बंदे की ज़ुबान पे है, हरफ ज़ुबान है, वेट लॉस। ये लफ्ज़ ही गलत है। ये मैं आज आपके चैनल के वसासे से बताना चाहूँगा। मैंने आज तक ये बात नहीं की, लेकिन मैं आप बता रहा हूँ कि वेट लूज लफ्ज़ ही गलत है। फैट लॉस होना चाहिए, लफ्ज़ ही फैट लॉस होता है। अब पूछें वेट लूज कैसे गलत है? हमारी जो बॉडी है ये वाटर बेस है, लेगामेंट बेस है, बोन बेस है, फैट बेस है। यू गेट माय पॉइंट? तो क्या आप सारा कुछ कम कर लेंगे? हमने तो फैट को हिट करना होता है ना, और वाइल मेंटेनिंग आवर मसल मास। हाँ जी, सही। आपकी फिटनेस रिचुअल क्या है? ये जो बात अभी आपने की कि एक फैट टू फिट होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, तो हमारा तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा तो यही है कि मैं तो 6 से 12 हफ्तों में बड़ा से बड़ा जो है ना वो वेट लॉस कर देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर मेरे से ज़्यादा वेट लॉस करवाने के किसी का रिकॉर्ड नहीं है जी। आपका फिर अपना फिटनेस जो रिचुअल है, रेजिम है, वो क्या है? आप क्या कैसे करते हैं फॉलो? मेरा अपना? हाँ जी, कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आपने करनी ही है? हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्सरसाइज करने से भी पहले जो है ना, जब दिन शुरू होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सारी रात फास्टिंग की है, सोए हुए रहे हैं आप। जब आप सोए होते हैं तब भी कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है वो उठते साथ ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग क्या होनी चाहिए। जो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज डायरेक्ट कर लेते हैं वो गलत करते हैं। उसमें आपका बीपी लो हो सकता है, उसमें आपका
शुगर जो है, शुगर का लेवल जो है वो ड्रॉप हो सकता है, वो बड़ा खतरनाक है। तो आपको जो है ना, आपको पहले जो है अपने आप को फुलफिल करना है, ठीक है ना। तो मैं तो इस तरह करता हूँ कि अच्छा सा कोई भी प्रोटीन शेक और उसके साथ ओट्स, थोड़ा सा हनी ऐड करके, थोड़े से मल्टीग्रेन्स ऐड करके उनका ब्लेंड बना के वो फ़ौरन जो है ना फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग में ले लेता हूँ। क्योंकि आपकी बॉडी को सबसे पहले वो फास्टिंग से जान छुड़ाने के लिए आपको पहला मील चाहिए, यस, टू किक, और वो आपका ब्रेकफास्ट नहीं होता, ठीक है। फिर मेरी कुछ अपने लिए, मैं चूँकि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा जो है मेरा जो फिटनेस का जो रजीम है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ओरिएंटेड है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। मेरा ये मानना है कि अगर ताकत नहीं है तो फिर फिटनेस भी नहीं है। फिटनेस हासिल करने के लिए भी जो है वो ताकत होनी ज़रूरी है। तो मैं हमेशा ताकत को, स्ट्रेंथ को हमेशा प्राइम रखता हूँ। तो उसके लिए जो है फिर वो मैं काफ़ी हैवी ट्रेनिंग होती है सुबह, फिर मैं कुछ 10 से 20 मिनट जो है मोबिलिटी की, अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस करता हूँ। हाँ, थोड़ी सी मेडिटेशन कर लेता हूँ और बस फिर थोड़ा सा रेस्ट, दैट्स ऑल। दूसरों को अगर आपने रिकमेंड करना हो कि जो 3 एक्सरसाइज में होता है ना कि वन साइज फिट ऑल, तो आप कौन से सजेस्ट करेंगे? 3 एक्सरसाइजेस, 3 एक्सरसाइजेस कोई सी, मेल फीमेल, बोथ, अलग-अलग बता देने के लिए। ओके, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत इंटरेस्टेड होंगे जानने में। जी बिल्कुल 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 एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल, जो मर्द हजरात हैं मेल और वो जिम नहीं करते हैं, जो मर्द हजरात हैं और जो जिम नहीं करते हैं, जिनकी रूटीन की लाइफ है, उनको सुबह उठ के एक एक्सरसाइज होती है जिसको कैट एंड कैमल पोज में बैठ के करते हैं। कैट एंड कैमल पोज में बैठ के करते हैं, इट्स कॉल्ड वैक्यूम। वो वैक्यूम करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी एक्सरसाइज है प्लैंक, जो हर नॉर्मल बंदे को पता है कि प्लैंक्स टू होल्ड, टू स्टेबलाइज योर कोर एंड लोअर बैक एट द सेम टाइम, ठीक है। ये 2 चीज़ें करें। और तीसरा है स्किपिंग करें, कम से कम 500 जंप्स डेली करें जी। और अब आप आ जाएं ख़वातीन की तरफ, ठीक है ना। तो ख़वातीन जो है, सबसे पहले तो ये है कि वो डेली बेसिस के ऊपर ना एक एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं कैटल बेल स्विंग। ये कैटल बेल स्विंग एक्सरसाइज जो है जी, इसको कैटल बेल के अलावा भी आप पानी की बोतल पकड़ के या डंबल्स पकड़ के, किसी भी चीज़ को पकड़ के आप कर सकते हैं। इसको दिस एक्सरसाइज नोन बाय कैटल बेल स्विंग, ठीक है ना। वो कम से कम एक 100 जो है वो उनको डेली करना चाहिए, ठीक है। देन 100 स्क्वाट्स। ये आप बिगिनर्स के लिए बता रहे हैं? बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, हर उस औरत के लिए जो घर में है और वो जिम नहीं जाती और वो चाहती है कि उसे को गाइड करे, तो वो कौन सी 3 एक्सरसाइजेज हैं जो कर सकती हैं। 2 मैंने आपको बता दी हैं। एक मैंने आपको बताई है कि कैटल बेल स्विंग्स, जब वो करेंगी, ठीक है, तो उनका जो लोअर बॉडी है, यानी कि हिप्स, कमर से ऊपर और हिप्स के नीचे लेग्स वगैरह, ये सारा जो है वो शेप अप होंगे, ठीक है। और स्क्वाट्स करेंगे तो नीचे से पूरी जो है वो अपर बॉडी की जो है वो होगी। और तीसरी एक्सरसाइज जो है वो कोई भी लड़की, आप उसको गूगल कर लें, आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर लें, वो है वॉकआउट प्लस पुशअप्स। आप वॉकआउट करते हुए जाएंगे प्लैंक की पोजीशन में और वहां जाके आप जो है वो पुशअप्स करेंगे। तो हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा हमारे शो को और अच्छा करने के लिए मैं इसको आपको इसका वीडियो भी, डेमोस्ट्रेशन भी सेंड कर दूंगा। वो डेमोस्ट्रेशन भी आप इसके साथ ऐड कर दें, ठीक है जी। और तीसरी एक्सरसाइज मैं यहाँ पर 3 मैंने कंप्लीट कर दी, लेकिन आप और भी बता सकते हैं। बस ठीक है, 3 काफी है। नहीं और भी बता दें। 1 एक्सरसाइज इज रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट, अब रशियन ट्विस्ट करने के लिए आपको अपनी लेग्स जो है वो हवा में रखनी पड़ती हैं, थोड़ा सा उनको उठाना पड़ता है, कोई कम से कम कोई 1 फीट के करीब, ठीक है। वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप उसको किसी चीज़ के ऊपर पाँव रख के भी जो है वो उसको कर सकते हैं रशियन ट्विस्ट। उसका भी हम आपको ट्यूटोरियल दे देंगे। और ये लोअर एब्डोमेन को टारगेट करेंगे जी। ये लोअर एब्डोमेन बेसिकली ये जो मफिन टॉप होता है ना ख़वातीन के अंदर जी, काफ़ी जो प्रॉब्लम है ना वो होती है। 2 तरह की शेप्स बहुत हमें देखने में मिलती हैं। एक है मफिन टॉप, जिसको आप एप्पल शेप कह सकते हैं बॉडी। एक है पियर शेप, ठीक है ना। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पियर शेप बॉडी में लोग किस तरह चले जाते हैं। और पियर शेप बॉडी जो है वो द मोस्ट डिफिकल्ट बॉडी टू गेट इन शेप। और ऐसा भी होता है कि जो बॉडी शेप है, पियर शेप हो गई, आवर ग्लास, एप्पल शेप, इन सब की एक्सरसाइजेस भी डिफरेंट होंगी। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। पहले तो पाकिस्तान की हर लड़की को ये पता होना चाहिए कि द मोस्ट डिजायरेबल बॉडी इज द आवर ग्लास बॉडी। आप हमारा सोशल मीडिया उठा के देख लें, हमारी हर लड़की आपको आवर ग्लास नजर आएगी। हमारी कोई एक ऐसी लड़की नहीं है जो एस्थेटिकली अपील ना करती हो, एस्थेटिकली वो नजर ना आती हो, जमालियाती तौर पे फिजिकल फिट, पूरी जो है ना आवर ग्लास बॉडी। हमारी ट्रेनिंग का रिजीम ही ये है, हमारी कोई ऐसी लड़की नहीं है। मैं तो बहुत मुखालफत करता हूँ इस चीज़ की।
और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहूँगा कि लड़कियों को स्लिम होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग और फिट होने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जी। इसके पीछे जी। जो हमें और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोग पीयर शेप का क्या है, हमारे मतलब मेरे पास बहुत सी चीज़ें मैं देखने में नज़र आती हैं कि लोग आते ठीक हैं, ख़वातीन आती ठीक हैं, लेकिन उनका जो फैट लेवल है वो बिल्कुल नील करा दिया जाता है। उसको मना कर दिया जाता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, आपने फैट को हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। और फिर उनको ओवर ट्रेनिंग के जरिए गुजारा जाता है, जिसकी वजह से जो है वो लड़कियां, ज़ाहिर उनकी अपर बॉडी जो है वो ज़ाहिर द पार्ट ऑफ फैट एरिया, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एरिया कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। और जो सीधी और जो लड़की है, ज़ाहिर है वो कुछ अरसे बाद अगर उसकी अपर बॉडी यही कंज्यूम होती रहेगी तो वो लोअर बॉडी प्रोमिनेंट हो जाएगी, तो इस तरह से वो पियर बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये वो फॉल्ट है जो फिर कभी ठीक नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि जो सर्टिफाइड ट्रेनर है, किसी का नाम देख के ना जाएं, ठीक है ना, उसकी तालीम देखें, उसका काम देखें। देखें, आप मुझे कह रही हैं, आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि जी ये ट्रेनर हैं जो वर्ल्ड टॉप 10 में आए, ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ये किया। देखें, आपने उससे पहले ये बताया शुरू में कि ये यूके सर्टिफाइड है। ज़ाहिर है मैं लंदन गया, वहाँ से जाकर मैं अपनी ट्रेनिंग लेके आया एडवांस फिटनेस सर्टिफिकेशन की, ठीक है। तो उस वक्त मेरे दोस्त कहते थे कि यार आप क्या इतना पैसा जाके लंदन में लगा के आ गए हैं, इतने में आपकी बड़ी गाड़ी आ जानी थी। तो मैं उनसे कहता था कि भाई बड़ी गाड़ी तो कभी भी आ जाएगी, ये टाइम नहीं आएगा, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं यूके ट्रेंड हूँ, आप लोगों ने ये इसको खुद जो है वो रिसर्च किया इसके ऊपर, ठीक है। तो तालीम जो है, तालीम आपको आगे लेके जाती है। आप किसी का नाम सुन के, क्या नाम तो फिर बड़े बड़े लोगों के हैं जिनका फिर कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तालीम देखें उसकी, अगर वो ट्रेनर है और वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो आपको ले दे जाएगा आपकी सेहत को, बस, क्योंकि वो साइंस को उसमें जाहिर है एक्सरसाइज इज कंप्लीट साइंस। जी, ठीक हो गया। तो हमें क्या क्या देखना चाहिए, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशंस? पहले तो जी आप पहले तो बेसिक क्वालिफिकेशन देखें क्या है। ठीक हो गया। बेसिक क्वालिफिकेशन में तो आपको इतना तो आपको एजुकेशन होनी चाहिए ना, जिसमें आप बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ सकें, बड़ी बड़ी किताबें, कोई 2-2 ढाई हज़ार सफ़ों की किताबें पढ़ सकें, ठीक है ना। वो पढ़ेंगे तो आप सर्टिफाइड होंगे ना। फिर आप ये देखें कि रेलेवेंट फील्ड में अगर वो पर्सनल ट्रेनर है तो उसने पर्सनल ट्रेनर का कौन सा लेवल अचीव किया है सर्टिफिकेशन में, ठीक है, और उसने क्या उसने उसको क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी डोमेस्टिक कोर्सेज होते हैं जहाँ पर चांसेस होते हैं, लेकिन अब जैसे ही पाकिस्तान से बाहर जाके कोर्स करके आएंगे तो वहाँ पे फिर आपको कोई मार्जिन नहीं मिलता। वहाँ पे एक ही चीज़ होती है जिससे आपने क्वालिफाई करना है, पढ़ना है और 80-90% नंबर लेके आपने पास करना है। अब हिसाब लगा लें, आपको कोई चीज़ काम नहीं आनी, जो पढ़ा है भाई काम आना है, और आप कोई यानी कि वो क्या कहते हैं उसको, कोई चीटिंग का भी कोई चांस नहीं है। क्वालिफिकेशन मैटर करती है। अगर हम किसी की अपनी मतलब बिल्डअप बॉडी देख के इंस्पायर नहीं हो सकते कि ये खुद इसने इतना अच्छा किया हुआ है तो शायद ये हमें भी अच्छा करवा दे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास लोग आते हैं, वो आगे कहते हैं जी इतनी स्ट्रेंथ वाली बॉडी है आपकी, यू हैव ग्रेट लेग्स। लड़के अमेरिका से आते हैं, बाहर से आते हैं, वो आके मुझे कहते हैं जी हमने आप जैसी लेग्स ही नहीं देखी आज तक, ये क्या किया आपने, कैसे करते हैं आप। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ एक वाकया हुआ, तो फिर मैं ऐसे लोगों को ये कहता हूँ कि यार आप मेरी बॉडी पे ना जाएं, ये मेरा अपना गोल है, ये मैंने अपने लिए रखा है, इसका आपको कोई फायदा नहीं होना। मेरे पास नॉलेज क्या है उसका आपको फायदा होना है। आप ये देखें कि मैंने पढ़ा क्या है, मेरे पास डिग्री कौन सी है, मेरे पास लेवल कौन सा है सर्टिफिकेशन का, तो आपके तो काम वो आना है। ये तो देखें ना, आप मेरे से इंप्रेस होकर मुझसे ट्रेनिंग ना करें। अगर आप मेरे काम से इंप्रेस हैं फिर करें, अगर आप मेरी तालीम से इंप्रेस हैं, अगर आप समझते हैं मैं सर्टिफाइड हूँ, फिर आप जरूर आए। आई एम हियर फॉर यू। आपने अपनी ट्रेनिंग की बात की, तो आप हमेशा एक्टिव रहते हैं या आपकी जिंदगी में भी कोई लेजी डेज आते हैं? नेवर ऑलवेज एक्टिव। मेरे बस में हो तो मैं संडे को भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं इतना खुश नसीब इंसान हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी में जो मुंह से निकाला वो मेरा पूरा हुआ। मेरी ज़िंदगी की मैं दिमाग में सोचता हूँ ना कि या अल्लाह ऐसे हो जाए, वैसे ही होता है। मैंने शोहरत मांगी थी अल्लाह मियाँ से कि अल्लाह मियाँ मुझे इतनी शोहरत दे दो कि समेटी ना जाए, अल्लाह ने उससे भी ज़्यादा दे दी। मैं पाकिस्तान में सोचता था कि मैं पाकिस्तान में नंबर 1 रहूँ, अल्लाह मुझे वर्ल्ड टॉप 10 में ले गए अल्लाह मियाँ, ठीक है ना। तो बस मैं एक चीज़ आपको यही बताना चाहूँगा कि जो आपके लेडीज़ जो आपके लेज़ी डेज होते हैं, ठीक है, जो लेज़ी डेज हैं इन्हीं को आपने एक्टिव डेज बनाना होता है। ये इसी तरह है कि जैसे ह्यूमन माइंड पहले नेगेटिव सोचता है, हर चीज़ इंसान जो है ना पहले नेगेटिव सोचने की कोशिश करता है, फिर पॉजिटिव में जाता है। तो ये सब नेगेटिव जो है इनको पॉजिटिव में लेके जाते हैं। मैं रात जब भी यहाँ से अपना काम खत्म करके जाता हूँ, अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, तो मेरे में इतनी सख्त नहीं होती कि मैं प्रॉपर उसको ड्राइव कर सकूँ या पाँव से ऑटोमेटिक गाड़ी जो है उनको मैं चला के जा सकूँ। मैं इतना थका हुआ होता हूँ
बट एक ऐसी चीज़ होती है जो मुझे अगले दिन के लिए भी मोटिवेटेड रखती है, वो ये होती है कि कल सुबह कब होगी, कब मैं तैयार होऊंगा और कब मैं जाकर अपना काम शुरू करूंगा। ये मेरा हर रात मेरी इस तरह ख़त्म होती है कि मैं कब, मेरा अगला दिन कब शुरू होगा। जी। तो हाउ डू यू स्टे एक्टिव व्हेन यू आर नॉट हिटिंग द जिम? आप ट्रैवल कर रहे हैं या कोई हॉलीडेज है, तो फिर आप कैसे एक्टिव रहते हो जब आपके पास जिम का एक्सेस नहीं होता? मैं अगर हॉलीडेज़ में हूँ तो 2-3 चीज़ों पे मेरा ध्यान होता है। एक, मैं खाना पीना खुल के खाता हूँ, जो चीज़ें रूटीन में नहीं खा रहे होते वो खाता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ। और एक चीज़ जिसको मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं छोड़ा, रीडिंग बुक्स। मेरे पास पाकिस्तान के अंदर फ़िटनेस के वो रिसोर्सेज हैं, मेरे पास पाकिस्तान के अंदर फ़िटनेस की वो किताबें हैं जो मेरा चैलेंज है कि पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी के पास नहीं होंगी, क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा लगाया इसी काम पे। मैंने जितना पैसा कमाया है मैंने किताबें मंगवाई हैं। तब अभी तो अमेज़ॉन तो अभी आई है ना, तब कभी तो अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं थी। तो कोई दोस्त अमेरिका से आ रहा है तो वो वहाँ से अमेज़ॉन से लेके आ रहा है मेरी किताबें, कोई यूके से आ रहा है, कोई सिडनी से आ रहा है, कोई मेरे कपड़े लेके आ रहा है। यानी कि कुछ चीज़ें जो है वो इसी तरह से है कि मैंने अपने कॉस्ट्यूम्स पे, मेरे कपड़े बाहर से आते हैं, सिडनी से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूके से आते हैं, दुबई से आते हैं। किताबें मेरी इस तरह से बाहर के मुल्कों से आती हैं। अभी तो खैर ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ थोड़ा से कुछ साल पहले तक की। अभी तो आपके पास जो है वो आप जो है वो किंडल पे पढ़ सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। तब किताबों का दौर बहुत ज़्यादा था। जब किताबों का दौर बहुत ज़्यादा था तो तब मैं इन्हीं चीज़ों पे फोकस करता था अपना। तो आप एक्टिव कैसे रहते हैं? मतलब जो आप घर पे हैं तो आपने घर पे कोई अपनी जिम बनाई है या कोई इस तरह की? जी, मेरे घर में पूरा एक जो है वो जो मेरी छत है, मेरी छत का जो आधा हिस्सा है वो पूरा एक जिम है। और वो उन दिनों में मैं उनको हिट करता हूँ जिस दिन मेरा जिम के अंदर मेरा मिस हो जाए मसरूफियत की वजह से, और बेचैनी हो रही होगी यार वर्कआउट नहीं किया, तो फिर मैं अपनी छत पे, घर के छत के ऊपर जाके उसके तकरीबन एक कंप्लीट जिम है जिसमें हर चीज़ मैं कर सकता हूँ वहाँ पे। ये इस सारे डिसिप्लिन का क्या मतलब क्या सीक्रेट है इसके पीछे कि आप इतने डिसिप्लिन रहते हैं, आपके कोई लेजी डेज नहीं आते, आप ऑलवेज मोटिवेटेड? क्या सीक्रेट है इसके पीछे? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना मैं बाय बर्थ ही एथलीट पैदा हुआ था। मैं अपने कुछ नसीब लिखवा के आया था कि मैंने इस मुल्क की खिदमत करनी है, मैंने ये करना है, वो करना है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपसे मैं ये कहूं, आपने भी कहा कि क्या मोटिवेशन है जो आप इतने एक्टिव रहते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि उस वक्त मेरे पास क्या मोटिवेशन थी जब मेरी जेब में 2 रुपये नहीं होते थे और मैंने अपने घर से मॉडल टाउन जाना होता था। मेरा ख्याल है कोई 10 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए तो 2 से 4 रुपये उसका वैन्स का किराया होता था, ट्रांसपोर्ट का, तो वो भी नहीं होते थे समटाइम, क्योंकि मेरे वालिद फौत हो चुके हुए थे। मैंने रहना स्पोर्ट्स में था, मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना था कि जिसके वो करने से मेरी स्पोर्ट्स ख़राब हो जाए। रहना भी स्पोर्ट्स में था। तो फिर बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप ये कहें कि मैं नंगे पाँव भी चलाऊँ तो मैं चलाऊँ। तो अब ये मुझसे पूछें कि उस वक्त मेरे पास क्या मोटिवेशन थी। एक 15 साल का बच्चा जो पाकिस्तान का चैम्पियन हो, ठीक है, जिसका बाप फौत हो चुका हो और जिसकी जेब में पैसे ना हो और जिसने कसम खाई हुई है किसी से एहसान नहीं लेना, किसी से कर्ज नहीं लेना। मैंने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया, मेरे पे किसी का कोई एहसान नहीं है। मैं सिंगल हैंडेडली अपने आप को लेके चलता हूँ, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट। ज़िंदगी में मैं अवॉइड करता हूँ, मैं हमेशा मेहमान नवाजी करना पसंद करता हूँ कि निस्बतन कि कोई मैं किसी की तरफ मेहमान बन के जाऊँ। सबसे मुश्किल काम ये मेरे लिए है। बचपन में इतनी एफर्ट्स की, इतनी स्ट्रगल की कि कोई और बच्चा होता मेरी जगह पे तो शायद मेरी एज फेलोज थे वो शायद कई छोटी छोटी परेशानियों से, छोटी छोटी वरीज से उन्होंने ज़िंदगी में अपने पैटर्न चेंज कर लिए। कोई ख़राब हो गया, कोई नशे में लग गया, कोई स्पोर्ट्स छोड़ गया, कोई कुछ करने लग पड़ा। मतलब मैंने जितनी वरीज देखी हैं, देखिए मेरे वालिद जो थे, मेरे वालिद मेरी ताकत थे। मैं बहुत छोटी एज में मेरे वालिद फौत हो गए। जिस दिन मेरे वालिद फौत हुए उसके अगले दिन मेरा मुकाबला था पाकिस्तान का। मैं अपने वालिद के कुल रस्म कुल में शिरकत नहीं कर सका था। बच्चा था, सख्ते में था, इतना सख्ते में था कि मैंने अपने वालिद की डेड बॉडी 5 घंटे तक उठाने नहीं दी थी किसी को। इतने लोग मुझे पकड़ते थे कि यार इसके बाप को दफनाने के लिए ले जाएं, तो मैं इतना ताकतवर होता था कि मैं किसी को नज़दीक नहीं आने देता था। फिर मैं कहीं जब अपनी सेंस खो बैठा, बेहोश हुआ कहीं, फिर वो मेरे वालिद को ले गए। तो अगले दिन मैं रस्में कुल अदा करने की बजाय मुकाबलों में चला गया और मैं जाके पाकिस्तान का चैंपियन बन के आया। ये भी मेरे बाप की ख्वाहिश थी, मैं वो बन के आया। फिर यस, मैंने हमेशा
अपनी मोहताजियों को, अपनी वीकनेस, अपने जो मेरे ऊपर जो प्रेशर आते थे, फाइनेंशियली प्रेशर आते थे, लोगों के प्रेशर आते थे। देखें, आपके लिए आपका ना इतना ही जुर्म काफ़ी होता है कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो नशे कर रहे हैं और आप साफ सुथरे रह रहे हो। ये बहुत बड़ा जुर्म है। ऑड वन आउट होता है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जुर्म होता है कि आप अच्छे क्यों हैं, आप साफ सुथरे क्यों हैं। स्पोर्ट्समैन था, मैंने ज़िंदगी में कभी नशा नहीं किया, ज़िंदगी में कभी पान नहीं खाया, ज़िंदगी में कभी मैंने कोई ऐसा अमल नहीं उसको मतलब कभी ड्रिंक नहीं किया ज़िंदगी में, ठीक है। मैं पार्टीज पे नहीं जाता, मेरी नाइट लाइफ नहीं है, ठीक है। मेरी एक ही लाइफ है, वो है स्पोर्ट्स की लाइफ, किताबों की लाइफ, लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करने की। बस ये मेरा ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव रहा है। मेहनत आपको आगे लेके जाती है। मैंने भूखे काटी नहीं है। मेरे वालिद फौत हो गए, ये जो मैं वाक़या आज आपको बता रहा हूँ, ये शायद मेरी आंखों में जो है ना वो नमी आ चुकी है इस वक्त। मेरे वालिद फौत हो गए तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी जान, हमने ज़िंदगी में ना, हमारे अब्बू का असूल था, हमने ऐसे नहीं करना। आपके सारे भाई कारोबारी हैं, मेरे ख़ानदान में है जो कि स्पोर्ट्स में चला गया, सारे कारोबार करते हैं, सारों की फैक्ट्री हैं, तो आपने ये नहीं करना और मैं आपको ये कभी करने नहीं दूंगा। मेरी वालदा ने मेरे साथ दिल लगा लिया। हमारे पास सिक्के होते थे, 1-1 रुपए के, उससे छोटे 4 आने, 8 आने, इस तरह के करके सिक्के होते थे जो मैंने जोड़े होते थे, जमा किए होते थे। वो मैं जो है वो उसके हम जो थे ना वो तंदूर से सम टाइम ऐसे दिन भी आते थे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे दिन कब आते थे। तंदूर से उसकी जो हम मतलब रोटी ले लेते थे, ठीक है। और फिर मेरा एक दोस्त है, अल्लाह उसको बड़ी कामयाबी दे, उसका एक सुपर स्टोर था, वहाँ से मतलब एग्स वगैरह ले एग्स आ जाते थे। तो फिर 2-2 महीने 3-3 महीने अंडे ही खाते थे, रोटी एग, रोटी अंडा, रोटी अंडा, इस तरह से खा के गुजारा करते थे। और वो दिन कौन से होते थे, क्योंकि मैं मार्शल आर्टिस्ट था, वालिद फौत हो गए हुए थे, तो मैं बड़े बड़े स्कूलों में जाके ना मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कराता था, बच्चों को ट्रेन करता था एज ए फिजिकल फिटनेस ट्रेनर। तो जब वहाँ पे वेकेशंस होती थी, गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, तो वो फिर हमारे जैसे ट्रेनर्स को कहते थे जी आप 3 महीने बाद आइएगा, देयर इज़ नो सैलरी। अब जाहिर है जब सैलरी नहीं है तो फिर आपने दोबारा कुछ तो करना है अपने सर्वाइवल के लिए। तो वो दिनों में ना बड़ा मैं प्रेशर देखता था। और मेरी वालदा मेरे साथ होती थी। मेरी माँ मुझे कहा करती थी, बेटे तूने बड़ा खिलाड़ी बनना है, तेरे बाप की ख्वाहिश थी, तूने बड़ा खिलाड़ी बनना है। और मैं कहता होता था, अम्मी जान मेरी ख्वाहिश है कि लोग 20-22 साल की उम्र में स्पोर्ट्स शुरू करते हैं पाकिस्तान के अंदर। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब 20-22 साल का हूं तो मैं दुनिया के सारे टाइटल जीत चुका हूं। और मैंने ये करके दिखाया। मैं 22 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। पाकिस्तान से लेके सारे आलमी लेवल तक मुकाबले जीते मैंने। तो मेरा लफ्ज़ मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि सारी जो है ना वो मेमोरी जो है वो एक रिकॉल हो गई है। मुफलिसी देखी, गुर्बत देखी, बाप सर पे नहीं था, बदमाशियां देखी, प्रेशर देखे, ठीक है। सब कुछ देखने के बाद कभी भी ट्रैक से डिट्रैक नहीं हुआ। सोचा है कि नशा नहीं करना, जिंदगी में बड़ा खिलाड़ी बनना है, सिंबल बनना है, लोगों को करके दिखाना है, करके दिखाया लोगों को। और फिर मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी भर में इतने दुख, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद, इतनी दुख और तकलीफ़ों के बाद भी मेरे साथ कोई ऐसा दुख भी मुझे देखने को मिलेगा कि जिसमें मेरी वालदा फिर इंतकाल कर गई। जब मैं बाहर शंघाई में से जीत के आया तो उसके बाद मेरी वालदा इंतकाल कर गई। मेरी माँ ने मुझे दुनिया के हर वो एजाज़ तक पहुँचा दिया अपने फ़ौत होने से पहले जो वो ख्वाहिश करती थी या मेरे मरहूम वालिद ख्वाहिश करते थे या मेरी ख्वाहिश थी। जब मेरी वालदा दुनिया से चली गई तो मुझे लगता था कि दुनिया ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले एक बहन फ़ौत हुई तो मेरा एक वजूद उसके साथ दफन हो गया। फिर मेरे वालिद फ़ौत हुए तो मेरा एक वजूद मेरे वालिद के साथ दफन हो गया। फिर मेरी वालदा फ़ौत हुई तो मुझे लगा कि मेरा सारा कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक हिस्सा भी था मेरे पास, और वो क्या था? ज़िंदा रहने के लिए या ज़िंदगी को आगे लेके जाने के लिए वो था स्पोर्ट्स। सिर्फ एक हिस्सा मेरे साथ रह गया था। मैंने उसके साथ दिल लगा लिया, स्पोर्ट्स करता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये भी मुझसे छिन जाएगा। वही बात जो मैंने पहले बताई कि इस मुल्क के अंदर वही खिलाड़ी आगे निकल सकता है कि जो जी हजूरी करे, वही खिलाड़ी आगे निकल सकता है जो अपने साथ ज्यादतियां करवाए, वही खिलाड़ी आगे निकल सकता है कि जो उन लोगों को सल्यूट करे कि जो स्पोर्ट्स को लीड करने की अहलियत ही नहीं रखते। ये तीनों चीजें मेरे अंदर नहीं थी। मेरे अंदर बगावत थी, मेरे अंदर ये था कि अगर आप
टैलेंट है आपके अंदर तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिंग में जाके जीत सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं, तो फिर आपको ये झूठे खुदाओं को मानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये था मेरा ज़िंदगी का कसूर, बस वो भी छीन लिया। जब वो छिन गया तो बगावत की मैंने। जब मैंने बगावत की तो मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे जॉब से निकाल दिया। बजाय मेरे साथ देने के मेरे डिपार्टमेंट में जॉब से निकाल दिया। फिर सारे जो थे वो एक मखसूस तबके के पीछे खड़े हो गए। अब मैं क्या जिक्र करूं, सारे जो हैं वो एक मखसूस तबके के साथ खड़े हो गए, मैं अकेला एक साइड पे खड़ा हो गया। अब मुझे कहा जाता था कि माफ़ी मांग लो, तुम्हारा करियर शुरू हो जाएगा। मैं कहता था मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, गलत तो मेरे साथ हुआ है, तो मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूं। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि गलत क्या हुआ था। मैंने 2006 में एक टूर्नामेंट विन किया था जो कि क्वालिफाइंग राउंड था, नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप थी, जो कि क्वालिफाइंग राउंड था फॉर द सैफ गेम। उसका मैं विनर था। मैंने क्वालिफाई करके ऊपर आया, जाहिर मैंने जाना था। जब मैं जाने लगा तो एक मखसूस तबके के बंदे को मेरी जगह पे भेज दिया गया। हुआ ये कि वो 8 मुल्कों में 8वें नंबर पे आया। तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े साफ़ी थे स्पोर्ट्स के, उनका नाम था सैयद सुल्तान आरिफ। नवाए वक्त अखबार में वो कॉलम लिखते थे, बहुत मशहूर आदमी थे, बहुत इज्जत थी उनकी। मैं तो आज भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो उन्होंने मेरे ऊपर एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का 42वां गोल्ड मेडल आसिफ भट्ट की सूरत में ज़ाया हो गया। ये मेरी जीत थी। अब वहाँ पे हमारे यहाँ पे मतलब इन लोगों ने मुझे जो है वो एक तो मुझे बाहर कर दिया, ऊपर से मुझे हर लेवल पे जो है वो मेरे पे बैन लगा दिए। जगह जगह पे फेडरेशन के बैन लग गए, स्पोर्ट्स बोर्ड के बैन लगे, हर जगह पे मैं प्रेशर में आ गया। और सिर्फ एक ही था कि आप अपना माजत कर लें, हम आपको रीइंस्टेट कर देते हैं। मैं कहता था यार आपका बंदा वहां पे जीता नहीं जाके, तो ये तो आप लोगों का है, मेरा तो नहीं है। मैं तो जीता हुआ था तो आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया, तो मैं किस चीज़ की माजरत करूं। खैर माजरत नहीं की। 2 साल तक मैं अनएम्प्लॉय रहा, अनएम्प्लॉयमेंट रही मेरे साथ। माजरत मैंने नहीं की। मैंने कहा निकाल दें, माफ़ी नहीं मांगनी, गलत किया कुछ नहीं, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। इनके खिलाफ बोलता रहा मैं। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैं इनके खिलाफ करता था, जिनमें मैं नहीं देखता था कि पाकिस्तान के कौन से इदारे का नाम आ रहा है, पाकिस्तान के कौन से चीफ जस्टिस का नाम आ रहा है। मैं नहीं परवाह करता था, मैं इन सबको एक लाइन में ले आता था, बिल्कुल बेलिहाज हो जाता था। देखिए जिस बंदे का सब कुछ छिन जाए, आप उससे क्या छीन सकते हैं। और मेरा तो सब कुछ छिन गया था। देन आई कम बैक टू, मैंने सोचा कि मैंने कहा यार ये तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। फिर मैंने अपने आप को संभाला, उस डिप्रेशन वाली लाइफ से निकाला बाहर, और फिर मैंने सोचा कि मैं अब ट्रेनर बनूंगा। और अंदर का स्पोर्ट्समैन तो मरा नहीं था, बज़ाहिर तो मेरी डेथ हो चुकी हुई थी कि ये बंदा हमने स्क्रीन से आउट कर दिया है। लेकिन आज मैं उन लोगों को ये बता रहा हूँ कि जिन्होंने मुझे स्क्रीन से आउट करने की कोशिश की थी, या जिनको मैं अखबारों में आता हुआ पसंद नहीं था मेरी तस्वीरें, वो आज देख लें कि आज पाकिस्तान का हर बड़ा चैनल आसिफ भट्ट को कवर करता है। अभी भी तो आप देख ही रहे हैं। तो लिहाजा आप लोगों को मेरा एक मैसेज है कि आप, अल्लाह ना मारे किसी को, बंदा किसी को नहीं मार सकता। आप लोगों ने अपना टाइम ज़ाया किया मेरे पीछे। आप लोग मुझे अपनी ताकत बनाते तो आज मैं आपकी ताकत होता, लेकिन आज मैं लाखों पाकिस्तानियों की ताकत हूँ, उनके लिए एक मोटिवेशन का जरिया हूँ। आज मैं एक पाकिस्तान के अंदर ऐसा शख्स हूँ कि जिसको देख के लाखों ट्रेनर इस मुल्क के अंदर हैं। मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ तक आ सकूँ ना, तो आप मुझसे भी आगे जा सकते हैं। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरे मुकाम तक पहुँचना जो है वो नामुमकिन है। मैं हमेशा आपको ये कहूँगा कि आप मेरे से ज़्यादा मेहनत करें। मैं आपके सामने मिसाल हूँ। आप मुझे मेरे रिकॉर्ड ब्रेक करें, स्ट्रेंथ में मेरे रिकॉर्ड ब्रेक करें, मेरे काम में मेरे रिकॉर्ड ब्रेक करें, मेरे से ज़्यादा शोहरत हासिल करें। आपको तो पाकिस्तान के अंदर मिला हुआ है, आपको ज़रूरत ही नहीं किसी को दुनिया में किसी और को जाके देखने की। आप मुझे बीट करें, मुझे खुशी होगी, और मैं ऐसे शख्स को सलूट करूँगा। और मैं सारे मेरे जितने भी भाई दोस्त इस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, मैं सबको ये कहूँगा कि कोई बंदा हरफ आखिर नहीं होता। आप मेहनत करके किसी से भी आगे निकल सकते हैं। तो मुझे इंतज़ार है किसी ऐसे चेहरे का इधर जिसको मैं समझूं कि यार मैं भी इसको प्रेस करूं। तो कोई किसी भी इमर्जिंग एथलीट को या फिटनेस ट्रेनर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट करें? पढ़ाई करे। और ये ऐसी चीजें जो नहीं करते सब होता ये है कि लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में कोई कंपटीशन विन करके तो ट्रेनर बन जाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। तो जब आप कंपटीशन करके आए हैं तो उसका एजुकेशन तो नहीं है ना, इसका मतलब पढ़ाई करें, ये सबसे अंडररेटेड। पढ़ाई करें, अपनी जर्नी को दूसरे ट्रेनर की जर्नी से कंपैरिजन मत करें, अपनी मेहनत पे ध्यान दें।
अपने रिजल्ट प्रोड्यूस करें, अपनी एक्सरसाइज को इनोवेट करें। क्योंकि बॉडी वेरी करती है सब जी, चीज़ों से। जब आप इनोवेशन की तरफ आएंगे, आपका नाम और मुकाम को कोई शख्स रोक नहीं सकेगा। तो समद, अब आपने अपनी पूरी जर्नी बताई है, आपको इज्जत मिली, दौलत मिली, शोहरत मिली, सब कुछ मिला। कोई अभी भी आपको लगता हो कि यह एक चीज़ है जो मिसिंग है या मैं करना चाहता हूँ, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी रहती हो ज़िंदगी में? वैसे तो मेरा ख्याल ये है कि मुझे आजकल जो है ना, मुझे जो वाइब्स आ रही हैं या मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि लाइक यहाँ तो मैंने जितनी शोहरत, जितना नाम और जितना मुकाम हासिल कर लिया है, ये मेरी सोच में भी नहीं था। या तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा दुनिया से ऊपर जाने का टाइम आ गया है, या फिर मेरा ज़िंदगी में और प्रोफेशन में और ऊपर जाने का टाइम आ गया। मुझे कुछ इस तरह से फील होता है। ठीक हो गया। आपने अभी आप सुखचैन में यहाँ पे ट्रेनर की खदमात पेश कर रहे हैं, इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग की? हाँ जी, मेरी जो कोचिंग थी, मेरी कोचिंग का स्टार्ट हुआ था मॉडल टाउन से। व्हेन आई वाज ट्रेनर इन DPS स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन में मैं ट्रेनर था। और मैं बिल्कुल बच्चा था उस वक्त, बिल्कुल छोटी उम्र का था। उसके बाद मैं ट्रेनर बना मॉडल टाउन क्लब के अंदर। तो मॉडल टाउन वालों, आप भी सुन लो, मॉडल टाउन वालों का एहसान मैं कभी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे ज़िंदगी के अंदर जो है ना, मेरी पहली जंप मॉडल टाउन से लगी थी। फिर मॉडल टाउन क्लब में रहा। उसके बाद जो है जी, मैं फिर शेप्स आ गया, 6 साल शेप्स में रहा, शेप्स सेल स्टूडियो। उसके बाद मैं पिछले 13 साल से अभी सुखचैन में हूँ। हम कंक्लूड करने लगे। और एक और बात बता दूं माज़र के साथ, जी जी। कि मुझे जो है वो जो किक थी वो मॉडल टाउन से मिली, लेकिन जो मैंने शोहरत की बुलंदियों को जाके छुआ वो इस ग्रेट प्लेस जो है जिसका नाम सुखचैन वेलनेस क्लब है, और जिसकी जो ऑनर हैं मिस नीना अकबर, जो कि मेरी बड़ी बहन भी हैं और मेरी मेंटोर भी हैं। इन दो, मतलब कि मेरी मैडम की और इस जगह की ब्लेसिंग ने और मेरी मेहनत ने मुझे स्टार बनाया। ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को क्रेडिट दे रहे हैं जी अपनी बिल्कुल, बड़ी जर्नी बिल्कुल। में। मेरा किसी का Normally लोग ऐसा नहीं, करते। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, इस क्लब के हर वो एम्प्लॉय जो इस क्लब के अंदर काम कर रहा है, मेरे हर वो दोस्त जो मेरे साथ रहे, मेरे साथ हैं, मेरे हर वो दोस्त जिन्होंने मुझे प्रमोट किया, ठीक है, जिसमें आपके चैनल का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह बस सबका है, मेरा अकेले का कोई क्रेडिट नहीं है। मैं तो मेहनत करता हूँ और मेरा जो क्रेडिट है वो सबका है, बल्कि हर उस व्यूअर का भी है जो मुझे फॉलो करता है, और बल्कि उसका भी है जो मुझे फॉलो नहीं करते और मुझे हेट करते हैं। उस चीज को आप पॉजिटिवली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हेटर्स जो हैं मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, क्योंकि वो हर वक्त मेरा ख्याल करते हैं। आपकी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। जबरदस्त। सर, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं रैपिड फायर राउंड के लिए, आपने क्विकली उनको आंसर करना है। वन फिटनेस मिथ दैट यू वांट टू बस्ट, एक सिर्फ। नेवर ओवर ट्रेन। ठीक हो गया। Is it true that you are never too old? One can I add one? Please. One is never overtrain, and second is do your abs training before your workout. अच्छा. Nice. Is it true that you are never too old to hit the gym? Never. किसी भी वक्त कर सकते Yes. हैं. मतलब अगर Yes, आपको जिम शुरू करने के लिए आपके ऊपर जिम का एज का कोई बैरियर नहीं है, ठीक. किसी भी टाइम का। Ideal post and pre-workout meal. मेरा जी जो मैं तो 2 से 3 बनानास, ब्लैक कॉफ़ी, 2 चीज़ स्लाइस, और ये मेरा प्री वर्कआउट है। और जो मेरा पोस्ट वर्कआउट है उसमें चिकन की कोई भी चाइनीज़ रेसिपी हो जाती है, ठीक है, हाँ, और उसके अंदर वेजिटेबल्स हो जाती हैं, ठीक है, और कोई थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ब्राउन राइस, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कोई फेवरेट आपकी फिटनेस प्रोडक्ट्स पे आपने इन्वेस्ट किया और वेरी हैप्पी, क्या वर्थ इट है ये? मेरे ख्याल से जी जितने भी सप्लीमेंट मार्केट में हैं, लोग हमेशा इनको कहते हैं ये गलत है। मैं कहता हूँ सप्लीमेंट को यूज़ करना चाहिए, लेने चाहिए। हाँ, ये ऐसे ही लोग पढ़ते नहीं है, रिसर्च नहीं करते। वो ज़ाहिर है वो रिसर्च करके बाकायदा जो है वो प्रॉपर जो सर्टिफाइड लोग हैं उनके अंडर ये कंपनीज होती हैं, हाँ, लेबॉर्ट्रीज होती हैं। करना चाहिए, हर सप्लीमेंट अच्छा होता है। अच्छा, स्टीरॉयड नहीं लेने चाहिए। ठीक। इज इट ट्रू कि आप कुछ भी खा सकते हैं अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो? यस। इसमें कैलोरी काउंटिंग का कुछ नहीं, आप अपने आप को देखें, अगर आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है तो आप पानी पीते रहें, साथ साथ पीना चाहिए, ठीक है। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपका दिल किया है थोड़ा सा कि पीनट बटर का आप थोड़ा सा पीनट बटर ले लें, आप वो थोड़ा बहुत एनर्जी में ले सकते हैं वर्कआउट करते वक्त। ठीक। पाकिस्तान असल में परहेज जो है ना, मैं आपको जो आपने कैलोरीज की बात की ना, लोग क्या करते हैं कि लोग छोटा छोटा
सारा दिन में बदपरेजियां करते हैं, छोटी 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 छोटी, और बड़ा बड़ा परहेज करते हैं। जब आप इन द एंड, द डे ऑफ एंड में जब आप उनको कैलकुलेट करते हैं तो वो बदपरहेजी ऊपर चली जाती है, ओवरशैडो कर देती है। सही में क्या आपकी फेवरेट कौन है फिटनेस में, सेलिब्रिटीज में? आपके ख्याल में हु इज द फिटेस्ट सेलिब्रिटी पाकिस्तान? पाकिस्तान की एक सेलिब्रिटी है जो कि पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा फिट है, वो है सना फखर। सना फखर। और मेल्स में? मेल में जी कोई नहीं। अगर आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर ना होते तो क्या होते? अगर मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर ना होता तो मैं एथलीट होता, जो कि मैं था। फेवरेट मॉडल? पाकिस्तान में एक मॉडल है जो कि जिसको अगर आप ये कहें कि वो पाकिस्तान की हॉलीवुड क्लास की मॉडल है तो वो है ज़ारा मलिक। शी इज़ माई स्टूडेंट। आपके ख्याल में मोस्ट ओवररेटेड एक्सरसाइज जो लोग बहुत करते हैं, आपको लगता है इतने रिजल्ट्स डिलीवर नहीं होते इससे? पार्कों में लोग बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, ख़वातीन टांगे घिस जाती हैं, मफिन टॉप काम नहीं होता, गलत। लोग बहुत ज़्यादा एब्स की एक्सरसाइजेस करते हैं जिम के अंदर, जिससे कभी एब्स नहीं बनते। तो इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका यही है कि ट्रेन योर एब्स लाइक यू आर ट्रेनिंग योर बाइसेप्स, योर लेग्स, योर शोल्डर्स। अब आप सोच रही होंगी कि ये क्या बात कर दी इन्होंने। देखिए, आप जब लेग्स की ट्रेनिंग करते हैं या बाइसेप्स की ट्रेनिंग करते हैं तो जोर तो लगता है ना। So build strong core, strong tummy, a strong midsection. You need to do with strength. Do your abs with the strength, with the weight, with the weights. सिंपल क्रंचेस मार लिए 100 No, 200 कोई से फायदा कोई नहीं, फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। ठीक, नॉर्मली यही प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है, स्पेशली इसी वजह से रिजल्ट नहीं आते हमारे लड़के। मैं पाकिस्तान का वो ट्रेनर हूं जिसने सबसे पहले एस्थेटिक बॉडीज इंट्रोड्यूस कराई पाकिस्तान के अंदर। एस्थेटिक मेल, एस्थेटिक फीमेल, बॉडी बिल्डिंग से निकाल के लोगों को बताया कि नहीं यार, एस्थेटिक मर्द ये होते हैं, एस्थेटिक औरतें ये होती हैं। वो इसी वजह से कराया क्योंकि मेरा वर्कआउट का जो रजीम है वो कैलकुलेटेड है, पर्सन टू पर्सन ट्रेनिंग है, कस्टमाइज हर बंदे का, कभी किसी की एक जैसी ट्रेनिंग नहीं है। ठीक हो गया। जो एथलेटिक बॉडी की ट्रेनिंग होती है और नॉर्मली जो आप ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं उनमें डिफरेंस होता है? बिल्कुल डिफरेंस होता है। मॉडलिंग की अलग की है, स्लिम फिटनेस की अलग की है, एथलीट यू वांट टू बी लुक लाइक एथलीट उसकी अलग सी है, यू वांट टू बी लुक लाइक अ माचो मैन उसकी अलग से है, यू वांट टू बी लुक लाइक अ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रांग मैन उसकी अलग से है। ये जो हम YouTube से देख के एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, यू नो 2 वीक चैलेंज, 4 वीक चैलेंज, ये आपको लगता है कि रिजल्ट्स डिलीवर करता है? बिल्कुल नहीं करता। अच्छा। हाँ, वो आप अपने बोन्स के ऊपर अननेसेसरी जो है वो लोड डालते हैं, जुल्म करते हैं। उसकी वजह ये है ना कि देखें, अगर आपने YouTube के ऊपर लिख लिया है कि व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू एनहांस स्पीड एंड वेलोसिटी टाइप ऑफ वेरिएशन, तो वो 10-20 एक्सरसाइजेज आ जाती हैं सामने। अब वो एक्सरसाइजेज तो सामने आ जाएंगी, लेकिन वो कौन सी मानूर के लिए होगी, कौन सी एबी के लिए होगी, कौन सी अकील के लिए होगी या अकिल के लिए होगी, बताएं। आप समझ रहे मेरी बात? नाम किसी का नहीं लिखा होता, ये सिर्फ एक उन्होंने बनाया होता है कि ये इस मकसद के लिए, इस मकसद। आपके ऊपर जो ट्रेनर है ना, वही आपका अल्टीमेट सोर्स है टू गेट इट, मतलब तो वही उसी ने आपको शेप में लाना है। अब डिपेंड करता है कि अगर आपने ट्रेनर सर्टिफाइड ले लिया है तो आपके नसीब है, और अगर आपने कोई अताई रख लिया है तो भी आपके नसीब है। डिसीजन तो आपने लिया ना, डिसीजन तो आपने लिया। मैं आपको लाख बार कहूं कि आप उस ट्रेनर के पास चली जाए, वो बहुत अच्छा है। आप उस ट्रेनर के पास क्यों जाएंगी मेरे कहने पे? फीस तो आपने देनी है, टाइम तो आपका ज़ाया होना है, तो आपको खुद पता होना चाहिए। बैकग्राउंड रिसर्च करें, बिल्कुल रिसर्च करके जाएं किसी ट्रेनर के पास। मैं आपको छोटी सी बात एक बताऊंगा। मैं आज तक एक 16 साल का बच्चा था, उसको नहीं भूला। वो अमेरिका से आया हुआ था, तो उसने 1 घंटे तक मुझे कहा कि मैंने आपसे ना क्वेश्चन करने हैं। 1 घंटा क्वेश्चन आंसर करने के बाद मैं थक गया। मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा एक बच्चा बड़ा प्यारा मेरे सामने बैठा है, मुझे थका दिया इसने, इससे मैं कैसे मना करूँ कि बस करो। तो मेरे दोस्त ने कहा कोई नहीं, इसको मोटिवेट करें। उस बच्चे से मैंने कहा यार हम इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछते हैं। कहता है बताएं। मैंने कहा आप मुझे बताओ आप मेरे तक कैसे पहुंचे हो? तो पता उसने क्या जवाब दिया? कहता गूगल से। अब सोचें कि एक 16 साल का बच्चा अमेरिका से आया, पाकिस्तानी बच्चा, उसने अच्छा ट्रेनर लेने के लिए किसी के पास नहीं गया, उसने गूगल का सहारा लिया। अगर ये सारी अवेयरनेस पाकिस्तान के लोगों की हो जाए तो क्या और चाहिए? मुझे आज तक वो बच्चा नहीं भूला। हम सिर्फ देखते हैं कि ये इसने ये किया हुआ है, उसने ये किया हुआ है, उसके पास जा रहा है, स्टेटस सिंबल कहाँ पे, और उसके बीच हम चलते हैं। बिल्कुल, लेकिन रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। रिसर्च होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। और बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन थी। आई होप हमने बहुत सारी फिटनेस मिथ्स जो उनको बस्ट किया है, और हमारे व्यूअर्स ने भी देखा है कि अभी हम आपसे कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी लेंगे जो भी आपने हमें एक्सरसाइजेस सजेस्ट की हैं, ताकि वो देख सकें और उसको प्रैक्टिकली। मेरे स्टूडेंट्स आपको करके दिखाएंगे, आप नहीं करके दिखाएंगे? मैं भी करके दिखा दूंगा, मेरे स्टूडेंट्स भी करके दिखाएंगे। चलें, ज़बरदस्त।
फिर हम देखते हैं वो। लेकिन फिर से थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया। आई कैच यू गाइज विद एन अदर एपिसोड नेक्स्ट वीक विद अनदर सक्सेस स्टोरी। स्टे ट्यून्ड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।